हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हम यूनिट 3 स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 3 के 2 अध्याय हैं, अध्याय 4 और अध्याय 5। अध्याय 5 को हम अपनी सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित करेंगे, अध्याय 5 और 5B। अध्याय 4 में पिछले वीडियो में हमने समझा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और उसकी खोज किसने की थी। ठीक है बच्चों, जब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने की तो उससे हमें यह मालूम पड़ा कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन बच्चों, वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो फिर इसे ज्ञात करने के लिए 2 वैज्ञानिकों, एक का नाम बायो था और एक का नाम सेवर्ट, जिन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर एक नियम प्रतिपादित किया जिसके द्वारा हम धारावाहिक चालक के कारण, बच्चों धारावाहिक चालक अर्थात वह चालक जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा, के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों वो नियम हम समझे, वही टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बायो सेवर्ट का नियम। लेकिन वो स्टार्ट करें उससे पहले आप कुछ बातें याद रखिएगा। बच्चों ध्यान से देखना, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसे हम B से दर्शाते हैं। बच्चों इसका SI मात्रक जो होता है उसका पहला रूप न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है, ये उसका पहला रूप। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखिएगा, एक विशेष बात याद रखिएगा कि जब भी कभी जूल के बटे में एम्पियर लिखा हो, जूल के बटे में एम्पियर लिखा हो तो इसे हम वेबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वेबर। और इसे संकेत देते हैं WB, संकेत देते हैं WB। और यदि कभी मात्रक में लिखा हो बच्चों जूल के बटे में क्या लिखा हो, एम्पियर, और एम्पियर का क्या हो, स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, तो इस मात्रक को हम हेनरी के नाम से जानते हैं और इसे संकेत देते हैं कैपिटल H। ये कुछ बातें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, हम इनका उपयोग आगे चल के करेंगे। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं बच्चों कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है तो हम कहेंगे वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। अब देखें बच्चों, इस नियम में क्या होता है, तो जैसे ये एक चालक है, अभी सिर्फ एक चालक है ना, अब हमने इसमें क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा, तो इसे कहेंगे धारावाही चालक। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, धारावाही चालक का ये कोई अल्पांश है जिसको हमने नाम दिया AB, जिसकी लंबाई dl है। अल्पांश बोले तो छोटा सा अंश। ठीक है, अब इससे स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है जिस पर इस अल्पांश के कारण, शब्दों में ध्यान दीजिएगा, इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। और ये जो अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा है बच्चों, इस रेखा और अल्पांश के बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो बायो सेवर्ट के अनुसार जब किसी चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके किसी अल्पांश AB बराबर dl के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये थ्योरी हमें लिखनी होगी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। बच्चों ये जो तीव्रता है ये बायो और सेवर्ट के अनुसार 4 बातों पर निर्भर करती है। देखें वो 4 बातें क्या क्या है। तो नंबर 1, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका तात्पर्य क्या निकला कि जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो कारक है इसे जिस पर यह निर्भर करती है वो है अल्पांश की लंबाई। बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस अल्पांश की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 3, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, ये साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होती है। अब हमें पहले ये समझना होगा ये साइन थीटा क्या। तो आपने कभी पढ़ा होगा कि साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, जयानी ज्या बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, थीटा। थीटा एक कोण है, और कौन सा कोण है तो हम इस चित्र में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये अल्पांश को बिंदु P से
मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच का कोण है और ये उसकी ज्या है और ये उसके अनुक्रमानुपाती है। तो अब इसे पूरा बोले तो क्या बोलेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। बच्चों चौथा और आखिरी कारक जिस पर यह तीव्रता निर्भर करती है वह है बच्चों ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये अल्पांश से बिंदु P की दूरी मतलब r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसे कहते हैं बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम। यदि हमसे पूरा पूछा जाए कि बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, क्या है, तो हम क्या कहेंगे, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लिख के कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें लिखना होगा यदि किसी चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके किसी अल्पांश AB बराबर dl के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, नंबर 2 अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, नंबर 3 अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है और नंबर 4 अल्पांश से बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसे कहते हैं बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम। अब हमसे कहा जा सकता है कि इस नियम के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो बहुत सरल है, पहले हम ये चारों संबंध लिखेंगे और फिर आप जानते हैं कि जब ऐसे संबंध दिए गए हो और हमें सूत्र स्थापित करना हो तो हम इन संबंधों को मिलाकर लिखते हैं। तो हम संबंधों को मिलाकर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त संबंधों को मिलाकर लिखने पर बच्चों यदि हम मिलाकर लिखेंगे तो आप जानते हैं कि जो अनुक्रमानुपाती है ये तीनों ये कहां बैठेंगे, ऊपर, और जो व्युत्क्रमानुपाती है वो कहां बैठेगा, नीचे, और फिर इस निशान को हम बोलेंगे समानुपाती। फिर उस निशान को बराबर में बदलेंगे तो एक नियतांक का उपयोग करेंगे और इस तरीके से हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलाकर लिखने पर क्या लिखेंगे, dB समानुपाती I, फिर क्या आएगा dl, फिर क्या आएगा sin थीटा और इसके बटे में क्या आएगा r², ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस निशान को हम बराबर में बदलेंगे तो डेफिनेटली एक नियतांक का उपयोग करेंगे। तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे, dB बराबर, बच्चों नियतांक हमने क्या लगाया k, अब क्या आएगा I, फिर क्या आएगा dl, फिर क्या होगा sin थीटा और इसके बटे में r²। इसे कहते हैं किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन बच्चों अभी यह सूत्र अधूरा है क्योंकि यहाँ k का मान नहीं है, तो हम इसे समीकरण एक डाल के रोक देते हैं कि भैया रुकना, हम अभी k का मान ढूंढ के लाते हैं। अब हम पहले ये देखेंगे बच्चों यहाँ k क्या है, तो k एक नियतांक है, ऐसा नियतांक है जो समानुपात को किसमें बदल रहा है, बराबर में, तो इसे हम समानुपातिक नियतांक कहेंगे। अब हम देखें इस समानुपातिक नियतांक का मान क्या होगा, तो बच्चों याद रखिएगा कि ये जो नियतांक है ये माध्यम और पद्धति पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे कारण है बच्चों कि इसका अपना मात्रक होता है और मात्रक होने के कारण अलग अलग पद्धति में इसका मान अलग अलग होता है, इसीलिए यह पद्धति पर निर्भर करता है। तो हम ये देखेंगे कि यदि हमें इसके मान को फिक्स करना है तो दो चीजें निर्धारित करना पड़ेंगी, एक माध्यम और एक पद्धति। तो बच्चों माध्यम हम लेके चलेंगे वायु या निर्वात और पद्धति लेके चलेंगे ऐसा ही। तो हम क्या बोलेंगे, जहां के समानुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम और पद्धति पर निर्भर करता है। वायु या निर्वात में एसआई पद्धति के लिए इसका मान, तो बच्चों देखेंगे एसआई पद्धति के लिए इसका मान क्या होगा, तो एसआई पद्धति के लिए इसका मान के बराबर संकेत में होता है बच्चों μ0/4 और संख्यात्मक रूप से होता है 10⁻⁻⁷। लेकिन मुझे इसका मात्रक पता नहीं है, तो अभी हम एक काम करते हैं, यहां जगह खाली छोड़ देते हैं और आगे लिख देते हैं होता है। पहले जो जरूरी काम है वो पूरा कर ले, होता है। ठीक है बच्चों, अब इस मान की जरूरत किसको, समीकरण 1 को, तो हम ये मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो हम बोलेंगे मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो हमने इस मान को समीकरण 1 में रखा तो dB बराबर हमें मिलेगा μ0 बटे में क्या आएगा 4π, ऊपर क्या होगा I, फिर आएगा dl sin थीटा और इसके बटे में क्या हो जाएगा r²। और इसे कहते हैं बच्चों किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ध्यान रहे ये सिर्फ
एक अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, न सिर्फ पूरे चालक के कारण। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ये बायर-सेवर्ट के नियम से किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब प्रश्न उठता है बच्चों कि इसका मात्रक हम क्या लिखेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह समझाया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है। इसके हम दो अन्य रूप और लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा कैसे। तो मैंने इस मात्रक में मीटर का गुणा किया, गैर कानूनी है तो मीटर का हम भाग दे देते हैं बच्चों। जैसे ही मीटर का हम भाग देंगे तो आप देखिए यह है न्यूटन मतलब बल, यह है मीटर मतलब विस्थापन। बल गुणित विस्थापन बराबर किया गया कार्य होता है और कार्य का मात्रक तो जूल होता है। तो हम इतने को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जूल। बटे में आएगा बच्चों एम्पियर, ध्यान से देखिएगा। और गुणित में क्या लिखा है, तो मीटर में मीटर का गुणा, मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जरा आप पढ़ेंगे इतने मात्रक को, थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि इसे हम वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेबर। तो ये बन जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक ऐसा ही मात्रक है। तो पहला मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर और दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा बच्चों इसे टेस्ला के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ला लिखने में कभी जोर आए तो आप केवल टी लिख के भी गुजारा चला सकते हैं, लेकिन इस अध्याय में प्रायः इस मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि वो जो k का मान हमने लिखा था μ0/4π बराबर 10⁻⁻⁷, मात्रक हमने नहीं लिखा था। तो एक काम करते हैं, मात्रक बना के देख लेते हैं, जो होगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम इसकी सहायता से मात्रक बनाने जा रहे हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ध्यान से देखिएगा, बराबर हमें इसका मात्रक चाहिए, μ0/4π का मात्रक चाहिए, तो इसको छोड़ देते हैं बच्चों। ये क्या है, आई क्या है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। गुणित में क्या लिखा है, डीएल बोले तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर बच्चों। बटे में लिखा हुआ है आर क्या है, दूरी का मात्रक मीटर और मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब पढ़े ये क्या है, साइन थीटा। बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ऐसे 6 अनुपात होते हैं और 6 में से एक का भी मात्रक नहीं होता है। तो जब इसका खुद का कोई मात्रक नहीं है तो यहाँ मात्रक में क्या घात योगदान होगा क्या इसका, तो ये तो गया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मीटर से 1 मीटर ये कट गया और मीटर से 1 मीटर ये कट गया। हमें मात्रक इसका चाहिए, तो इधर अकेला क्या बचा, एम्पियर, उसको इधर नीचे उतार लेते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और ये उस नियतांक का मान होता है। तो जहां हमने लिखा था k बराबर μ0/4π बराबर 10⁻⁻⁷, उसके बगल में जगह खाली छोड़ी थी, वहां हमें लिखना होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। या बच्चों इसका एक और रूप होता है, वो भी हम देख लें। तो ये जो मात्रक हमने बनाया, ध्यान से देखिएगा, न्यूटन बटे में क्या लिखा बच्चों, एम्पियर, और उसका क्या है स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसमें मीटर का गुणा कर दिया, गैर कानूनी है तो मीटर का हमने क्या कर दिया, भाग। अब आप देखिएगा, न्यूटन इंटू मीटर मतलब बल गुणित विस्थापन बराबर किया गया कार्य का मात्रक होता है बच्चों जूल। तो इतने मात्रक को हम क्या लिख सकते हैं, जूल। अब इतने को आप पढ़िए, तो ये लिखा है जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। बच्चों हम जानते हैं कि जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर को हेनरी के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा बन जाएगा हेनरी, और बटे में क्या आएगा, मीटर, तो ये बन जाएगा हेनरी प्रति मीटर, और ये भी एक मात्रक होता है। तो वो जो हम लिखेंगे k बराबर μ0/4π बराबर 10⁻⁻⁷, के बगल में हमें दो मात्रक लिखना है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी प्रति मीटर। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।